हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज रश्मि सिंह। आप सभी का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आप सभी के डिमांड पर लेकर आए हैं प्रतियोगिता दर्पण, जिसमें से आज हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी कि इंटरनेशनल इवेंट्स कराएंगे और पूरी प्रतियोगिता दर्पण को विस्तार से पढ़ाएंगे, लेकिन इसे हम टॉपिक वाइज डिवाइड करके पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी रहे और कम समय में भी आप इसे पढ़ पाएँ। और इसे विस्तार से पढ़ना क्यों ज़रूरी है? अगर आप कहेंगे कि इसको हम विस्तार से क्यों पढ़ें, इसको हम शॉर्ट में भी पढ़ सकते हैं। विस्तार से पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर विस्तार में यानी कि डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर उसको आप डेप्थ में पढ़ेंगे, भी किसी चीज़ का एनालिसिस करेंगे, तभी जाके आप उससे क्वेश्चन पुटअप कर पाएंगे और क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है, इसीलिए इसे विस्तार से पढ़ना जरूरी है। और ये मार्च माह का करंट अफेयर है, यानी कि मार्च माह का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। ठीक है, और इसको हमने राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है, जस्ट इससे पहले एक लेक्चर वो कंप्लीट करवा दिया है। और ये हमारा है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी कि इंटरनेशनल इवेंट्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज का करंट अफेयर। ठीक है, जो एग्जाम में इसमें क्वेश्चन खूब बनते हैं, यूपीएससी का एग्जाम हो या यूपीपीसीएस का एग्जाम हो और अदर जो भी एग्जाम है उनमें भी ये क्वेश्चन खूब बनाए जाते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं आज आप लोग। आइए, और एसआई का एग्ज़ाम आप लोगों का हो चुका होगा, कैसा हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, कई लोग तो वापस घर आ गए होंगे और कई लोग ऐसे हैं कि अभी भी अब जहाँ पे होंगे वहाँ से अब घर पहुँच रहे होंगे। ठीक है, सेंटर से अपने घर पहुँच रहे होंगे। और कई लोगों का अगर 14 तारीख को हुआ होगा तो वो आ गए होंगे। आइए अपनी क्लास कीजिए। और अगर आप पीसीएस देना चाह रहे हैं या यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे और ये कंटेंट प्रतियोगिता दर्पण से लिया है। प्रतियोगिता दर्पण जो मैगजीन आती है और उसमें पूरा विस्तार से दे रखते हैं। ठीक है, और विस्तार से पढ़ें आप। ठीक है, इसे बोर ना करें कि अरे इतना हम क्यों पढ़ें, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं और क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो इसे पढ़ना जरूरी है। ठीक है, आइए पेन ले लेते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा। ठीक है, जर्मनी के जो चांसलर हैं वो भारत की यात्रा पर आए। ठीक है, जर्मनी के जो चांसलर हैं वो भारत की यात्रा पर आए। अच्छा, पेन ले लेते हैं, पेन लिए हुए हम माउस से चला रहे हैं इसको। ठीक है, इसको आइए देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन बनते हैं, कई बार सुमेलित करने के लिए भी दे रखते हैं। यूपीपीसीएस में तो अक्सर क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि सुमेलित कीजिए कि कौन से भारत यात्रा पर आए और कौन से किस रीजन से आए। ठीक है, आइए देख लेते हैं। पहला है जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा। ठीक है, भारत यानी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर, ठीक है, इनवाइट किया जाता है। और जर्मनी के चांसलर जर्मनी के कौन है? चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज ने भारत की आधिकारिक यात्रा कब की थी? ये 12 से 13 जनवरी यानी कि 2026 को ये भारत आए थे। और भारत की उनकी यह पहली ही यात्रा, ठीक है, भारत की या उनकी पहली यात्रा अहमदाबाद, गांधीनगर और बेंगलुरु तक ही सीमित रही। यानी कि अहमदाबाद हुई, गांधीनगर और बेंगलुरु तक सीमित रही। जर्मन चांसलर की यह यात्रा ऐसे समय संपन्न की गई थी जब 2025 में दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 25वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, क्या थी? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 25वीं वर्षगांठ थी। तथा इन्होंने 2026 में दोनों देशों के राजनयिक संबंधों यानी कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ठीक है, राजनयिक संबंध यानी कि डिप्लोमेटिक रिलेशन की 75वीं वर्षगांठ मनाई। ठीक है, क्या है? राजनयिक संबंधों की क्या थी? 75वीं वर्षगांठ। ठीक है, उनकी यह यात्रा इस दृष्टि से भी अति इम्पॉर्टेंट थी, महत्वपूर्ण थी कि इसके दोनों सप्ताह बाद ही यूरोपीय संघ यानी कि ईयू, ठीक है, यूरोपीय संघ यानी कि ईयू के साथ भारत की शिखर बैठक प्रस्तावित की गई। ठीक है, भारत की क्या है? शिखर बैठक प्रस्तावित की गई थी। यूरोपीय संघ में जर्मनी ही भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अगर हम यूरोपीय संघ की बात करें, ठीक है, स्टेटमेंट बना के ये यूपीएससी में पूछेंगे, यूरोपीय संघ में जर्मनी ही, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे हम, यूरोपीय संघ में जर्मनी ही भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है? ट्रेड पार्टनरशिप है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि 2 दिवसीय इस यात्रा के लिए जर्मन चांसलर मर्ज 12 जनवरी को अहमदाबाद पहुंचे थे। ठीक है, अहमदाबाद यानी गुजरात पहुंचे और जहां पे हवाई अड्डे पर उनकी आगवानी गुजरात के राज्यपाल, कौन से राज्यपाल हैं? गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है, गुजरात के राज्यपाल कौन से हैं? आचार्य देवव्रत के साथ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने की थी। ठीक है, कौन से हैं? गुजरात के मुख्यमंत्री कौन से हैं? श्री भूपेंद्र पटेल। ठीक है, क्या है? श्री भूपेंद्र पटेल ने की थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मेहमान चांसलर मर्ज का स्वागत साबरमती आश्रम में किया। कहाँ पे किया? ये स्टेटमेंट हैं सारे। ठीक है, साबरमती आश्रम में किया, जहाँ महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया यानी कि पुष्पांजलि उन्होंने अर्पित करी। और श्री मोदी के साथ ही आश्रम से है साबरमती रिवर फ्रंट पहुंचे थे। ठीक है, कहाँ पे पहुंचे थे? साबरमती रिवर फ्रंट।
ठीक है। एक्चुअली वहाँ पर हमारी एक फ्रेंड रहती है, उसने इनवाइट भी हमें भी किया था कि आप आके साबरमती रिवर फ्रंट वगैरह वहाँ पे देख लें आके, कि बहुत अच्छा बना हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन दोनों नेताओं ने मिलकर किया था, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव होता है वहाँ का बहुत अच्छा होता है, और इनका उद्घाटन भी नेताओं ने मिलकर किया था। और भारत के विभिन्न राज्यों के अतिरिक्त 50 अन्य देशों के लगभग 1000 पतंगबाजों ने इस महोत्सव में रंग बिरंगी पतंगों के साथ भाग लिया, यानी कि मतलब है कि 50 अन्य देश में इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। बाद में देखें जो गांधीनगर है, गांधीनगर में महात्मा मंदिर में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता पहले सीमित स्तर पर और उसके उपरांत प्रतिनिधिमंडल स्तर पर हुई थी, ठीक है। पहले सीमित स्तर पर हुई थी, उसके बाद सभी प्रतिनिधिमंडल मौजूद हुए थे, उनके सामने वार्ता हुई थी, यानी कि बातें हुई। विदेश मंत्री जयशंकर यानी कि एस जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सब कोई जानता है ना, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव कौन से, विक्रम मिश्री, ठीक है। ये प्रतिनिधिमंडल के स्तर में वार्ता में ये क्या थे, शामिल थे। जो प्रतिनिधिमंडल की वार्ता थी उसमें ये शामिल थे। वार्ता का फोकस क्या था, ठीक है। डायलॉग्स जो थे उनका फोकस क्या था, फोकस था भारत व जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, ठीक है। जो द्विपक्षीय संबंध है उनको मजबूत करना। और प्रधानमंत्री श्री मोदी जर्मन चांसलर मर्ज के बीच पिछली द्विपक्षीय वार्ता जो हुई थी अपने देश के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा में G7, ठीक है। कनाडा में क्या है, G7 शिखर सम्मेलन का जो अवसर पर हुई थी ये वार्ता, ठीक है। एक मिनट इसको हम स्क्रॉल कर लेते हैं पहले, ठीक है। स्क्रॉल कर लेते हैं फिर हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। कहाँ पे हुई थी जी शिखर सम्मेलन की, कहाँ पे हुई थी बताइए, ये तो क्वेश्चन आपको आना चाहिए ना। यहाँ पे पतंग महोत्सव का ये हम आपको दृश्य दिखा दे रहे हैं, ठीक है। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम आपको क्या बता रहे थे, हम बता रहे थे आपको प्रधानमंत्री श्री मोदी और जर्मन चांसलर मर्ज के बीच पिछली जो द्विपक्षीय वार्ता हुई थी अपने देश के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन कर पे इनके अवसर था जी शिखर सम्मेलन का, उधर हुई थी इनकी वार्ता, ठीक है। कब हुई थी, जी शिखर सम्मेलन कौन सा, G7, ठीक है। G7 के बारे में आप जानते हैं, जहां दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय राजनीतिक साझेदारी और आगे बढ़ने पर सहमति जताई थी, ठीक है। ये तो यहाँ पे हो गया उनका काम। नेक्स्ट देखेंगे इस दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा गांधीनगर वार्ता में दोनों पक्षों ने की, ठीक है। मौजूदा वैश्विक उथल पुथल से निपटने के लिए आपसी रणनीतिक साझेदारी को विस्तार देने का फैसला ताज़ा वार्ता में भी किया गया। और रक्षा यानी कि डिफेंस, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, इन सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला उन्होंने लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा वहाँ अंडरलाइन करते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के परिप्रेक्ष्य में एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए, रूस यूक्रेन युद्ध के परिप्रेक्ष्य में एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के जरिए प्रतिबद्धता जर्मन चांसलर ने व्यक्त की जिसमें हम स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होकर जी सकें, ठीक है। इसी संदर्भ में भारत की रूस पर निर्भरता कम करने की अपेक्षा उन्होंने की, क्योंकि जितना हो सके हम जो रूस पर निर्भर हैं उसको कम किया जा सके, ठीक है। जितने हम रूस पर निर्भर हैं उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। जैसे कि आप अभी न्यूज़ पेपर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। दुर्लभ खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने यानी कि सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में मिलकर कार्य करने, द्विपक्षीय व्यापार को नई ऊंचाइयां तक ले जाने के लिए भी इनमें क्या हुई, वार्ता की गई, सहमति इस पर भी बनी, ठीक है। और दोनों देशों के बीच जो सालाना व्यापार है, ठीक है, क्या व्यापार है, जो सालाना व्यापार होता है 1 ईयर का ट्रेड होता है, तो ये होता है $50 अरब, ठीक है। कितने में होता है, $50 अरब से अधिक होकर ये पहले ही अपने सर्वोच्च स्तर पर कोशिश की जाती है कि $50 अरब से नीचे ना हो, लेकिन ये क्या हुआ है इस बार जो उनका सरप्लस में गया है, ठीक है, व्यापार, ठीक है, डॉलर से अधिक होकर पहले से अपने सर्वोच्च स्तर पर है, ठीक है। भारत जर्मनी आर्थिक संबंधों की पूरी क्षमता से इस्तेमाल करने के लिए भारत व यूरोप संघ यानी कि स्वतंत्र व्यापार समझौते को दोनों पक्षों ने आवश्यक बताया, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, अगर हम किसी एक कंट्री पर निर्भर न रहेंगे, ठीक है, अगर दूसरी कंट्री से भी हमारा व्यापार चलेगा तभी जाके काम बन पाएगा, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए जर्मन विश्वविद्यालय, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए जर्मन विश्वविद्यालय यानी कि जो जर्मनी विश्वविद्यालय है उनको भारत में अपने परिसर खोलने के लिए यानी कि अपने कैंपस खोलने के लिए
ठीक है, परिसर खोलने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री ने उसे आमंत्रित किया, यानी कि इनवाइट किया। ठीक है, भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए जर्मनी से होकर वीजा मुक्त पारगमन की घोषणा जर्मनी की ओर से की गई। क्या कहा गया कि भारतीय जो पासपोर्ट धारक है उनके लिए जर्मनी से होकर जो वीजा है, यानी कि वीजा मुक्त पारगमन की घोषणा जर्मनी की ओर से की गई, यानी कि मुक्त वीजा बनेगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र, ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र दोनों देशों के लिए उच्च प्राथमिकता वाला, ठीक है, क्षेत्र है। ठीक है, कौन सा, हिंद प्रशांत क्षेत्र, हिंद और प्रशांत क्षेत्र, यानी कि इंडियन ओशियन वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, दोनों देशों के लिए उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र। ठीक है, ये है, श्री मोदी ने बताया। ठीक है, मोदी ने क्या बताया, ये सभी भी जानते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने तो बताया है कि जो हिंद प्रशांत वाला क्षेत्र है ये दोनों देशों के लिए क्या है, उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। और उन्होंने क्या बताया, आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा बताते हुए जब वार्ता हुई तो सबसे पहले टेररिज्म पर, ठीक है, टेररिज्म पर, और जो सबसे ज़्यादा मुद्दा बना है हिंद प्रशांत क्षेत्र, ठीक है, इस पर बात की गई। ठीक है, आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा बताया। ऑब्वियस सी बात है कि आतंकवाद है ना कि मानव जो सिविलाइजेशन के लिए खतरा बना हुआ है। ठीक है, और दोनों देशों ने इसका मुकाबला करने को क्या कहा है कि दोनों देश इस पर प्रतिबद्ध हुए हैं कि ठीक है, टेररिज्म जो है, ठीक है, टेररिज्म है जो एक खतरनाक व्यवस्था है और इसको क्या है, खत्म होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, देखेंगे आप, गांधीनगर में जो पत्रकार वार्ता में प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। ठीक है, ये फ्रेडरिक मर्ज है और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलें आगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, फिर आगे देखते हैं। सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से फोकस लगा के इसे पढ़ेंगे तभी जाके ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कुछ एक दो चीज़ थोड़ी बोरिंग होती हैं, उसके बाद इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आज इसमें सारे करंट अफेयर है। ठीक है, इसलिए देखना है तो पूरे लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, अदरवाइज आधा अधूरा ज्ञान सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, कहाँ तक हम आपको बता दिए हैं, इसका मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्धता उन्होंने व्यक्त की थी और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य और रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, और AI आदि क्षेत्र में जो पारंपरिक सहयोग है इसके लिए 19 विभिन्न समझौते, यानी कि 19 समझौते, यानी समझौता पर उन्होंने क्या है, हस्ताक्षर किए, यानी कि सिग्नेचर किए। डाक सेवा क्षेत्र, ठीक है, डाक सेवा क्षेत्र व खेलों में, यानी कि स्पोर्ट्स में विशेषता देखें कि हॉकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए, ठीक है, हॉकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर और दुर्लभ खनिजों के क्षेत्र में समझौते भी इन्होंने शामिल हैं। ठीक है, दुर्लभ क्षेत्र के जो खनिज हैं ये तो सबसे ज़्यादा भी मैटर में रहे जो है, ठीक है, दुर्लभ जो खनिज है, मिनरल्स हैं, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा समझौते में शामिल किए गए हैं। ठीक है, और आगे देखेंगे जो जर्मनी चांसलर हैं, ठीक है, जर्मन के जो चांसलर मर्ज, इनके साथ भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी का गांधीनगर में ही एक अन्य कार्यक्रम भी रखा गया था जिसमें भारत जर्मनी CEO फोरम को संबोधित करने का उनका काम था। ठीक है, फोरम की बैठक में श्री मोदी ने क्या कहा था कि एशिया की पहली यात्रा के लिए, ठीक है, एशिया की पहली यात्रा के लिए मर्ज द्वारा भारत को चुनना जर्मनी की विविधीकरण रणनीति में भारत की केंद्रीय भूमिका को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, भारत की केंद्रीय भूमिका को दर्शाता है। और जर्मनी के उद्यमियों को उन्होंने बताया, यानी कि जो उद्योगपति हैं उनको बताया है कि रक्षा, खनन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष, इन क्षेत्रों में व्यापक सुधारों के चलते भारत 8% से अधिक विकास दर बनाए हुए हैं। ठीक है, क्या बताया है, जर्मनी के उद्यमियों को उन्होंने बताया है कि रक्षा, खनन, ठीक है, माइंस, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष क्षेत्र में व्यापक सुधारों के चलते भारत 8% से अधिक की विकास दर क्या है, बनाए हुए है। ये एक अच्छी बात है तथा भारत के बाजार में जर्मन कंपनियों और उद्योगों का स्वागत करने को उन्होंने क्या किया, जर्मन कंपनियों को भारत के बाजार में स्वागत करने के लिए वे तैयार हैं। ठीक है, ये क्या है, भारत की तरफ से ये बात कही गई है। नेक्स्ट देखेंगे जर्मन उद्योगों को भारत की विशालता और गति के साथ अपने नवाचार को जोड़ने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री ने आमंत्रित किया है, इनवाइट किया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि भारतीय यूरोपीय संघ व्यापार समझौते से दोनों देशों के बीच, ठीक है, क्या होगा कि भारतीय यूरोपीय संघ व्यापार समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और द्विपक्षीय साझेदारी के लिए नया अध्याय खुलेगा, नया अवसर पैदा होंगे, नई अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। ठीक है, नई अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी।
अहमदाबाद और गांधीनगर में व्यस्त कार्यक्रमों के पश्चात चांसलर मर्ज 13 जनवरी को प्रातः बंगलुरु पहुंचे थे, ठीक है, जहां हवाई अड्डे पर उनकी आगवानी कर्नाटक के उद्योग मंत्री, ठीक है, कर्नाटक के उद्योग मंत्री एम.वी. पाटिल ने की, ठीक है। किसने की है? एम.वी. पाटिल ने की। बेंगलुरु में जर्मन कंपनी यानी कि बॉस जैसे बोलेंगे, इनके मुख्यालय है तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc स्थित सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग के दौरे के पश्चात ही उनकी ये स्वदेश वापसी हुई। यहाँ पे इन्होंने कहा, यहाँ पे जाकर के फिर वापस अपने स्वदेश को लौट गए, ठीक है, यानी कि अपने जर्मन को लौट गए, यानी कि जर्मनी को लौट गए, ठीक है। यहाँ तक ये कंप्लीट है और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कवर करा दिए आप लोगों को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ठीक है, नेक्स्ट है, ये दो आप देखना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़ और स्टार्ट होने वाली है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भारत यात्रा, ठीक है, ये देखेंगे, इसको विस्तार से देखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भारत यात्रा, ठीक है। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर संयुक्त अरब अमीरात UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ठीक है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने सब परिवार विद फैमिली भारत की आधिकारिक यात्रा 19 जनवरी 2026 को की थी। विगत एक दशक में भारत की उनकी यह 5वीं यात्रा, जहां थी राष्ट्रपति के रूप में मई 2022 में कार्यभार संभालने के पश्चात उनकी यह उनकी यह तीसरी भारत यात्रा थी, ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। विगत एक दशक में भारत की उनकी यह 5वीं यात्रा थी और राष्ट्रपति के रूप में यानी कि 2022 के पश्चात जब उन्होंने कार्यभार संभाला उसके पश्चात उनकी यह क्या है? तीसरी भारत यात्रा है, ठीक है। UAE के राष्ट्रपति के रूप में पहली भारत यात्रा सितंबर 2023 में उनकी हुई थी, ठीक है। कब की थी उन्होंने? सितंबर 2023 में उन्होंने यात्रा की थी और वहीं पे देखेंगे उन्होंने कब की थी? सितंबर 2023 में की थी। और जबकि G20 शिखर सम्मेलन में, ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, G20 शिखर सम्मेलन में भागीदारी के लिए वह नई दिल्ली आए थे, ठीक, कहाँ आए थे? न्यू दिल्ली आए थे। बाद में जनवरी 2024 में गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में, कौन सा 2024 में हुआ था? वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन, ठीक है, यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में ये आमंत्रित किए गए थे, ठीक है। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 19 जनवरी 2026 की भारत यात्रा, इनकी अल्पकालिक, लगभग इनकी यात्रा रही होगी 2 घंटे के लिए, होने के बावजूद अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अबू धाबी और दुबई के शाही परिवार के अनेक सदस्यों के साथ कई सीनियर मंत्री व जो अधिकारी थे इस यात्रा पर उनके साथ शिष्टमंडल के तौर पर आए थे, ठीक है। किसके तौर पर आए थे? शिष्टमंडल के तौर पर शामिल हुए थे। उनकी यह संक्षिप्त यात्रा ऐसे समय संपन्न की गई थी जब मध्य पूर्व में यमन को लेकर सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में तनाव के साथ साथ ईरान अमेरिका संबंधों में टकराव की स्थिति बनी थी। इस यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचने पर पालम हवाई अड्डे पर, ठीक है, कहाँ पे? पालम हवाई अड्डे पर उनकी आगवानी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए, ठीक है, प्रोटोकॉल तोड़ते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वयं की थी, ठीक है। क्या प्रोटोकॉल होता है उसका पालन करना होता है, लेकिन उन्होंने क्या किया है? प्रोटोकॉल को तोड़ा और स्वयं उनकी मेजबानी की थी, यानी कि अगवानी की थी। उन्होंने अपनी कार में ही बिठाकर प्रधानमंत्री आवास तक ले गए, ठीक है, यानी कि श्री मोदी जी के कार में ही बैठकर, प्राइम मिनिस्टर के कार में बैठकर ही ये कहाँ तक गए? प्रधानमंत्री आवास तक गए, जहां दोनों नेताओं ने पहले अकेले में फिर प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की थी, ठीक है। पहले अकेले में हुई इनकी वार्ता और फिर प्रतिनिधिमंडल के समक्ष इनकी वार्ता हुई थी, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ प्रधानमंत्री श्री मोदी बैठे हुए हैं और उनके साथ कौन से हैं? UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन, ठीक है, क्या नाम है इनका? बताइए, नाम बताइए। शेख नाहयान, ठीक है, ये आप देखेंगे पूरा नाम है इनका, जैसे कि जस्ट अभी पढ़ा चुके हैं उनके नाम, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान इनका पूरा नाम है, ठीक है। यहाँ पे ये हैं और ये मोदी जी हमारे। नेक्स्ट देखेंगे, दोनों देशों के बीच फरवरी 2022 में हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी कि CEPA, ठीक है, CEPA के बाद द्विपक्षीय व्यापार जो 2024-25 में $100 अरब तक पहुंच गई है, ठीक है, $100 अरब पहुंच गई है एवं आर्थिक सहयोग में क्या हुई? वृद्धि। दोनों नेताओं ने इसका स्वागत भी किया है, ठीक है। इससे उत्साहित होकर यानी कि रोमांचित होकर वर्ष 2032 तक
ठीक है, वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य दोनों पक्षों के नेताओं ने निर्धारित किया। ये क्वेश्चन हम करा भी चुके हैं करंट अफेयर में, ठीक है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें मैंने ये कराया है करंट अफेयर का टेस्ट। उसमें ये पूरा स्टेटमेंट बना के पूछा गया है कि 2037 तक है या 2032 तक है। तो बताते चले 2032 तक है। द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने का इन्होंने क्या है लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी बीच पर बात करेंगे कि इसी बात पर ही दोनों पक्षों ने क्या किया है, संतोष व्यक्त किया है। बस 2024 में दोनों देशों में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश संधि यानी कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, ठीक है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी दोनों देशों के कई क्षेत्रों में निवेश प्रवाह को और मजबूत करेगी, ठीक है। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए यूएई का फर्स्ट आबू धाबी बैंक, कौन सा है, यूएई का फर्स्ट आबू धाबी बैंक गुजरात में गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा स्थापित करेगा, ठीक है। यूएई का जो सा बैंक है फर्स्ट आबू धाबी बैंक गुजरात में गिफ्ट सिटी के रूप में अपनी शाखा स्थापित करेगा। ठीक है, हाँ, गुजरात में धोलेरा में स्पेशल इन्वेस्टमेंट, गुजरात में धोलेरा में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के विकास के लिए यूएई की संभावित भागीदारी, दोनों पक्षों ने इसका स्वागत किया है। इस अवसर पर देखेंगे और जो कार्यक्रम क्या हुए हैं, ठीक है, इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेंगे बच्चे। बस हम ये दोनों जो थोड़े हैं लेंदी थे और इसको विस्तार से पढ़ना जरूरी था क्योंकि अंदर जाके डेप्थ में और भी महत्वपूर्ण चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। जैसे कि जैसे हम बोलते हैं जितना अगर खो दिए उतना मीठा पानी निकलता है और जितना अगर आप डेप्थ में पढ़ेंगे उतनी आपको नॉलेज मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, जब इनमें साझेदारी हुई तो एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, साझेदारी में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और एक पायलट प्रशिक्षण स्कूल और एक ग्रीन फील्ड पोर्ट, ठीक है, ठीक है, एक ग्रीन फील्ड पोर्ट और एक स्मार्ट अर्बन टाउनशिप, ठीक है, एक स्मार्ट अर्बन टाउनशिप और एक रेलवे कनेक्टिविटी सहित रणनीतिक बुनियादी ढांचे का विकास भी इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बता दिया खाद्य सुरक्षा व अंतरिक्ष क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने के साथ साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार विशेषता देखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने का निर्णय वार्ता में किया गया है। और ऊर्जा क्षेत्र में मोस्टली अभी जिसकी ज़रूरत है, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को प्रगाढ़ करते हुए एलएनजी खरीद का एक दीर्घकालिक यानी कि एलएनजी खरीद का एक दीर्घकालिक समझौता संपन्न किया गया है, ठीक है, जिसके तहत यूएई, ठीक है, यूएई 2028 से सालाना, ठीक है, 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को 10 वर्ष तक करेगा, ठीक है। क्या करेगा, एलएनजी आपूर्ति यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को, ठीक है, ये करता रहेगा 10 वर्ष तक, ठीक है। एलएनजी मतलब लिक्विड नेचुरल गैस। नेक्स्ट देखेंगे, दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक रक्षा साझेदारी यानी कि स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के लिए आशय पत्र, जिसे बोलेंगे लेटर ऑफ इंटेंट, पर हस्ताक्षर किए गए। भारत यूएई मित्रता के स्थायी प्रतीक के रूप में आबू धाबी में एक हाउस ऑफ इंडिया स्थापित करने का भी निर्णय दोनों पक्षों ने लिया, ठीक है। भारत द्वारा सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया शांति, ठीक है, कौन सा है, सस्टेनेबल हार्नेसिंग, ठीक है, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया शांति, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है ये शांति कानून के अधिनियम का दोनों नेताओं ने स्वागत किया है और उल्लेख किया है कि यह उन्नत नागरिक परमाणु सहयोग के लिए नए अवसर पैदा करेगा। इसके परिप्रेक्ष्य में उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी में साझेदारी विकास करने को, ठीक है, सहमति दोनों पक्षों में बनी। इस बात के लिए सहमति जो सिद्धांत है उस रूप में जो बात बनी भारत की CDSC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग,
ठीक है। CDAC इस बात के लिए सहमति सैद्धांतिक रूप से बनी कि भारत की CDAC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग और UAE की G42 कंपनी भारत में एक सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर स्थापित करने में सहयोग प्रदान करेगी। ठीक है, भारत में एक सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर स्थापित करने में सहयोग प्रदान करेगी। एक कौन सी कंपनी है? CDAC, जिसे बोलेंगे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, एंड UAE की क्या है? G42 कंपनी। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा मुद्दा अभी है, सीमा पार आतंकवाद सहित सभी रूपों में आतंकवाद की निंदा करते हुए दोनों नेताओं ने इस बात पर बल दिया है कि किसी भी देश को उन लोगों को सुरक्षित पनाह नहीं देना चाहिए, ना ही उन्हें प्रदान करना चाहिए। दोनों आतंकवादी कृत्यों का वित्त पोषण या समर्थन देते हैं। ठीक है, जो आतंकवादी कृत्यों को वित्त पोषण और समर्थन देते हैं, यानी कि उन्होंने कहा जो भी देश आतंकवादी कृत्यों का वित्त पोषण करते हैं या समर्थन देते हैं, यहाँ पे आप देख लेंगे UAE राष्ट्रपति शेख नहयान एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में समझौते का आदान प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। मैं यहाँ तक है, अब नेक्स्ट पेज अपना स्टार्ट होगा और फिर इस टॉपिक का भी हम एंड करेंगे और चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, विभिन्न क्षेत्रों में पारंपरिक, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग के 5 विभिन्न समझौते ज्ञापनों का आदान प्रदान वार्ता के पश्चात किया गया। गुजरात में धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र के विकास हेतु निवेश सहयोग, ठीक है, कौन सा है? गुजरात में धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र के विकास हेतु निवेश सहयोग, दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी पर आशय पत्र यानी कि LNG की खरीद के लिए तथा AI व सुपर कंप्यूटर क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता इनमें शामिल है। ठीक है, LNG की खरीद पर। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर ही, ठीक है, कौन सा मार्ग है? लोक कल्याण मार्ग पर स्थित आवास पर ही UAE के राष्ट्रपति और उनके परिवार का स्वागत किया था। राष्ट्रपति शेख नहयान को गुजरात का हाथ से, ठीक है, गुजरात के हाथ से निकासी किया हुआ लकड़ी का झूला, ठीक है, ये लकड़ी का झूला और चांदी के बॉक्स में कश्मीर की पश्मीना शॉल भी श्री मोदी ने भेंट की इनको। ठीक है, ये पूरा ये स्टेट में गिफ्ट जो भेंट करते हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, इस झूले पर बैठकर कुछ देर बातचीत भी दोनों नेताओं ने की थी और राष्ट्रपति की माँ को भी चांदी की बॉक्स में, ठीक है, राष्ट्रपति की माँ को, जो माँ है उनको भी चांदी के बॉक्स में एक पश्मीना शॉल भी श्री मोदी ने भेंट किया है। ठीक है, एक चांदी की डिब्बी, ठीक है, एक चांदी की डिब्बी में कश्मीरी केसर, ठीक है, एक चांदी की डिब्बी में यानी सिल्वर डिब्बी में कश्मीरी केसर भी इन्होंने, प्रधानमंत्री ने भेंट किया है इनको। ठीक है, और राष्ट्रपति नहयान इस यात्रा के दौरान, ठीक है, राष्ट्रपति नहयान इस यात्रा के दौरान नई दिल्ली प्रवास 2 घंटे से ही कुछ अधिक रहा है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें लेकर वो वापस अपने स्वदेश को रवाना हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर रहेगा, अब यहाँ से लोगों की यात्राएं खत्म, अब दूसरे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, यानी कि इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट्स एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अप्रत्याशित कार्रवाई के तहत वेनेजुएला पर हमला करके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने गिरफ्तार किया। ये इसे विस्तार से पढ़ेंगे, न्यूज़ जब आई थी तब आपने न्यूज़ में पढ़ा ही होगा। ठीक है, वेनेजुएला के साथ, ठीक है, वेनेजुएला के साथ बरसों से चल रहे टकराव के बीच एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए अमेरिका ने अचानक ही 3 जनवरी 2026 की रात्रि में उस समय एक बड़ा हादसा यानी कि बड़ा हमला करके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, ठीक है, निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेंस को हिरासत में ले लिया। ठीक है, किसे, इनका कौन सा ऑपरेशन के तहत किया गया? ये ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ये क्वेश्चन हमने कराया भी है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के नाम से अचानक ही चलाए गए सैन्य अभियान में अमेरिका के 150 से अधिक लड़ाकू विमान शामिल किए गए थे, जिन्होंने लगभग 2 घंटे तक चली कार्रवाई में वेनेजुएला के सैन्य जो ठिकाने थे उनको नष्ट किया तथा जो राजधानी है कराकस, ठीक है, कराकस में एक सैन्य बेस पर अपने बेडरूम में सो रहे मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया को घसीटते हुए खींच लिया। क्योंकि जैसा कि इसमें बताया गया है, कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए अमेरिकी विमानों ने, ठीक है, कम ऊंचाई पर
उड़ान भरते हुए अमेरिकी विमानों ने वेनेजुएला के प्रमुख संचार केंद्रों को भी नष्ट कर दिया है। ठीक है, राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाया गया, जहां उन्हें ब्रुकलिन स्थित मेट्रोपॉलिटन सेंटर नाम की ऐसी जेल में रखा गया है जहां अंदर के हालात काफ़ी अमानवीय बताए जाते हैं तथा जो कैदियों के बीच मारपीट और दंगों के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, क्या लिए किसके लिए जाना जाता है? दंगों के लिए ही जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसको स्क्रॉल कर लेंगे और चलते हैं अपने टॉपिक पर। एक मिनट, यहाँ पे हमारा पेज एंड हो रहा है, देखिए हम दिखाते हैं आपको। ये आप देखेंगे, गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अमेरिकी हिरासत में है। इसकी एक पिक्चर भी आपको दिखा रहे हैं, निकोलस मादुरो हैं और ये अमेरिकी सैनिक हैं। ठीक है, कुख्यात राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार करने के पश्चात, ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ तक कहा है कि वेनेजुएला में सत्ता के सुरक्षित हस्तांतरण होने तक वहाँ अमेरिका की देखरेख में शासन चलेगा। ठीक है, उन्होंने कहा जब तक सत्ता का हस्तांतरण सुरक्षित तरीके से नहीं हो जाता तब तक वहाँ पे जो शासन है अमेरिका की देखरेख में होगा। ठीक है, राष्ट्रपति मादुरो के विरुद्ध नार्को यानी कि टेररिज्म नशीली दवाओं से जुड़े आतंकवाद को बोलते हैं। इसके अतिरिक्त 2024 के चुनाव में धांधली करने और तानाशाही शासन चलाने जैसे आरोप अमेरिका ने लगाए। ठीक है, वैसे बता दें आपको कि वैसे कूटनीतिकों ने इसे वेनेजुएला के अथाह तेल भंडारों पर नियंत्रण करने के लिए की गई कार्रवाई करार दिया है। कई लोग जो कूटनीतिक होते हैं उन्होंने जब एनालिसिस किया तब निकाला कि ये जो नियंत्रण किया गया, जो कंट्रोल किया गया है, ये वेनेजुएला के जो तेल भंडार हैं उन पर नियंत्रण करने के लिए कार्रवाई की गई है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बयान में कहा है कि अमेरिका की अगुवाई में वेनेजुएला के तेल क्षेत्रों को फिर से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है ताकि चीन और रूस इस क्षेत्र में अपना प्रभाव न बढ़ा सकें। ये अब बात है। ठीक है, क्या है? चीन और रूस इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव न बढ़ा सकें। वैसे अमेरिका की हमले की इस कार्रवाई और राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए अधिकांश विश्व में निंदा भी की गई थी। ठीक है, क्या की गई थी? इसकी बहुत ही निंदा की गई थी। रूस, चीन, यूरोपीय संघ और ब्रिक्स देशों सहित अनेक देशों ने अमेरिका के इस हमले की जहां निंदा की थी, वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने पहली प्रतिक्रिया में इसे गहरी चिंता का विषय बताते हुए कहा कि भारत स्थिति पर करीबी नज़र रखे हुए है। ठीक है, जो स्थिति है इस पर करीबी नज़र लगाए हुए है। राष्ट्रपति मादुरो की इस गिरफ्तारी के पश्चात वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स, ठीक है, नाम क्या है इनका, वाइस प्रेसिडेंट है डॉल्सी रॉड्रिग्स को वहां अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। ठीक है, डेल्सी रॉड्रिग्स को वहां, ठीक है, डेल्सी रॉड्रिग्स को वहां पर अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। यह कार्यभार संभालते ही मादुरो की तत्काल रिहाई की अपील उन्होंने अमेरिका से की और क्या कहा है कि देश में केवल एक ही राष्ट्रपति रहेगा। ठीक है, क्या है? देश में केवल एक ही राष्ट्रपति रहेगा, वो है निकोलस मादुरो। वो कौन से होंगे? निकोलस मादुरो। साथ ही उन्होंने कहा कि वेनेजुएला को अमेरिकी उपनिवेश बनाने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कि अमेरिकी जो कॉलोनी बनाने के चक्कर में है वो नहीं होने दिया जाएगा। इस पूरे मामले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 5 जनवरी 2026 की आपात बैठक में सदस्य बटे हुए दिखे और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है। महासचिव कौन से है? एंटोनियो गुटेरेस। इन्होंने क्या कहा है? चिंता व्यक्त करी है और कहा इस मामले में संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान होना चाहिए। रूस, चीन, क्यूबा, ब्राज़ील, कोलंबिया, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और मैक्सिको ने इस मामले में जहां अमेरिका की निंदा करी है, वहीं क्या किया है? वहीं अर्जेंटीना व इजराइल, ठीक है, अर्जेंटीना और इजराइल ने, एक बार इसको हम स्क्रॉल कर ले रहे हैं, बस लास्ट इसका चल रहा है टॉपिक का, वो आप लोगों के लिए ही करते हैं कि जिससे जूम करने तो आप लोगों को दिक्कत ना हो बच्चे। ठीक है, क्योंकि आप समझते हो ना कि अगर जूम नहीं करते तो मोबाइल में पढ़ना बहुत दिखाई नहीं देता, एक ही बात में करें तो बहुत छोटा छोटा दिखाई देता है। और आजकल तो जानते हैं बच्चे कितने कंपटीशन के दौर से गुजर रहे हैं, पूरे दिन वैसे भी आंखें गड़ाए रहते हैं वो। ठीक है, तो क्या है, इस मामले में जहां अमेरिका की निंदा करी गई, वहीं अर्जेंटीना, इजराइल, पराग्वे और यूके
ठीक है, अमेरिका के पक्ष में रहे हैं। अमेरिका के पक्ष में कौन कौन से रहे हैं? अमेरिका के पक्ष में है अर्जेंटीना है, इजराइल है, पराग्वे है और यूके, ये अमेरिका के पक्ष में रहे। सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका ने अपनी कार्रवाई को सैन्य आक्रमण बताने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि यह कार्रवाई सेना की मदद से की गई थी। यह एक सीमित कानून प्रवर्तन कार्रवाई थी, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था? अभियोग का सम्मान कर रहे व्यक्ति को गिरफ्तार करना था। ठीक है, क्या था? अभियोग का सामना कर रहा है, सॉरी, अभियोग का सामना कर रहे व्यक्ति को गिरफ्तार करना था, यह अमेरिका का दावा है। ठीक है, परिषद की बैठक में अमेरिकी राजदूत माइकल वॉल्टेज ने कहा है कि 2024 के विवादित चुनावों के बाद निकोलस मादुरो एक वैध राष्ट्राध्यक्ष नहीं है। उन्होंने कहा है कि 3 जनवरी की कार्रवाई, ठीक है, 3 जनवरी की कार्रवाई मादक पदार्थों की तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपराध से निपटने के लिए जरूरी है और जरूरी थी, जो अमेरिका और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। ठीक है, इन्होंने ये कहा। ये हो गया निकोलस मादुरो के पीछे पूरा विस्तार से वर्णन कि अमेरिका ने क्यों कार्रवाई की थी। ठीक है, कौन से अभ्यास के दौरान, कौन सा उन्होंने चलाया था निकोलस मादुरो पकड़ने के लिए, कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ठीक है, कौन सा चलाया था? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। आइए अब देख लेते हैं नेक्स्ट। एक इंपॉर्टेंट नोट देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेनेजुएला में की गई आक्रामक कार्रवाई की सफलता से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी उत्साहित है तथा इसके साथ ही क्यूबा, मैक्सिको, ईरान जैसे उन देशों को भी आंख दिखाना उन्होंने शुरू कर दिया है जो इनके इशारों पर नहीं चलते। ठीक है, इन्हें धमकाने वाले अंदाज में एक पत्रकार वार्ता में 5 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि मैक्सिको, कोलंबिया और क्यूबा की बढ़ती हुई ड्रग तस्करी, ठीक है, क्या है? ड्रग तस्करी और क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण अमेरिका के लिए खतरा बन रहे हैं तथा अगर अपने रवैये में सुधार उन्होंने नहीं किया तो उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए वह तैयार है। उनका कहना था कि मैक्सिको, कोलंबिया और क्यूबा अमेरिका में क्या करते हैं? ड्रग्स की आपूर्ति करते हैं, सप्लाई करते हैं। ठीक है, इनका कहना ये है। क्यूबा के विरुद्ध भी वेनेजुएला जैसी कार्रवाई की आवश्यकता उन्होंने बताई है। ठीक है, जो वेनेजुएला में कार्रवाई की वही हम क्यूबा में करेंगे, उनका मतलब ये है। ईरान में प्रदर्शनकारियों के दमन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि वह इस स्थिति को गौर से देख रहे हैं तथा प्रदर्शनों को दबाने के लिए यदि हिंसा का प्रयोग किया गया तो अमेरिका जोरदार जवाब देगा। ठीक है, ग्रीनलैंड पर नजरें गड़ाते हुए राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है। वाह, इसके पीछे रीजन क्या है? यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच स्थित ग्रीनलैंड, आप भौगोलिक दृष्टि देखेंगे, जियोग्राफिकल इंडेक्सन से देखेंगे तो यूरोप व उत्तरी अमेरिका के बीच स्थित ग्रीनलैंड भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ही भाग है। ये आप भी जानते हैं अगर जियोग्राफी आप पढ़ते हैं हमसे। किंतु डेनमार्क के अधीन स्वायत्त क्षेत्रों के कारण, ठीक है, पर इस पर कंट्रोल किसका है? डेनमार्क का है। डेनमार्क के अधीन स्वायत्त क्षेत्रों के कारण राजनीतिक दृष्टि से यह यूरोप का भाग है। ठीक है, क्योंकि डेनमार्क कहाँ पे? यूरोप में है, यूरोप महाद्वीप का है। तो ये क्या है? वैसे तो ये जियोग्राफिकल अगर इसको दृष्टि से देखा जाए, ठीक है, तो ये उत्तरी अमेरिका का भाग है, लेकिन इस पर कंट्रोल किसका है? डेनमार्क यानी कि यूरोप का है। ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने की जरूरत बताते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि आर्कटिक में रूस व चीन की उपस्थिति की बढ़ रही है। जो आर्कटिक क्षेत्र है वहां पर रूस व चीन की उपस्थिति बढ़ रही है, जिसके चलते डेनमार्क ग्रीनलैंड यानी कि जो डेनमार्क है वो ग्रीनलैंड की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, उनका मतलब है कि जो डेनमार्क है वो ग्रीनलैंड की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है चीन और रूस की उपस्थिति के चलते। तो अगर सुरक्षा उसके हाथों में दे दी जाए तो वो उसकी बेटर सुरक्षा कर सकता है। आई मीन ये कहने का इनका मतलब होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपने नोट्स देख लिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है अभी देख लेते हैं। ओके, हम पहुंच गए अपने नए टॉपिक पे और ले लेते हैं पेन। ठीक है, बस फटाफट एक पेज और काफ़ी है, बस बाकी है एक और एक काफ़ी भी है आपके लिए। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है भारत व पाकिस्तान के बीच अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान, अपनी जेलों में बंद एक दूसरे कैदियों की सूचियों का भी आदान प्रदान किया गया है। ठीक है, आइए कैसे करते हैं इसको विस्तार से देख लेते हैं। और आपके लिए ऐसे जब राइटिंग करते हैं उसके लिए, और जब आंसर राइटिंग करते हैं मेंस के लिए, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1988 के तहत एक आपसी द्विपक्षीय समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान द्वारा अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का
आदान प्रदान यानी कि परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान प्रतिवर्ष वर्ष के पहले ही दिन जनवरी को किया जाता है। कौन सी जनवरी को किया जाता है, यहाँ पे ये देख लेते हैं, 1 जनवरी को किया जाता है। ठीक है, ये इसमें हाइड हो गया था। ठीक है, 1 जनवरी को किया जाता है। इसी समझौते के अनुपालन के तहत भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान 1 जनवरी 2026 को किया। ठीक है, कब किया, 1 जनवरी 2026 को किया। दोनों देशों के बीच राजनयिक स्तर पर इस तरह का यह 35वां वार्षिक आदान प्रदान था। ठीक है, जो 35वां ये वार्षिक आदान प्रदान है, ये करते आ रहे हैं जब से 1988 से। ऐसा पहला आदान प्रदान 1 जनवरी 1992 को किया गया था। ठीक है, 1 जनवरी 1992 को किया गया था। ठीक है, और 2008 में संपन्न एक अन्य द्विपक्षीय समझौतों के तहत दोनों देशों द्वारा अपनी जेलों में निरुद्ध यानी कि जेलों में बंद एक दूसरे के कैदियों की सूची का भी आदान प्रदान वर्ष में 2 बार यानी कि 1 जनवरी को और 1 जुलाई को प्रतिवर्ष किया जाता है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान में, कि भारत में कितने पाकिस्तानी कैदी हैं और कितने कैदी जो है पाकिस्तान में भारत के हैं। इस समझौते के अनुपालन के तहत दोनों देशों ने अपनी जेलों में बंद, ठीक है, और ये कब किया जाता है, ये वर्ष में 2 बार होता है, 1 जनवरी को और 1 जुलाई को। ठीक है, इस समझौते के अनुपालन के तहत दोनों देशों ने अपनी जेलों में जो बंद हैं एक दूसरे के नागरिक की सूचियों का आदान प्रदान भी 1 जनवरी 2026 को किया। ठीक है, और जो करंटली जो हमें सूचियां मिली उनके अकॉर्डिंग देखें तो इस समय 257 भारतीय पाकिस्तानी जेलों में निरुद्ध हैं। ठीक है, 257 भारतीय पाकिस्तानी जेलों में निरुद्ध हैं। ठीक है, और इनमें 199 जो मछुआरे हैं और 58 जो है असैनिक नागरिक हैं, यानी कि सैनिक नागरिक नहीं, असैनिक नागरिक है। वहीं बात करें भारतीय जेलों में निरुद्ध जो पाकिस्तानी कैदियों की संख्या है 424 है। ठीक है, ये 424 है। और भारत द्वारा जो उपलब्ध कराई गई सूची है उसमें बताया गया है कि इसमें जो 33 मछुआरे हैं और 391 जो हैं यानी कि 391 है जो नागरिक है, सिविलियन है। ठीक है, भारत सरकार ने पाकिस्तान की हिरासत से असैनिक कैदियों, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा, भारत, ये सारे डेटा सबको याद करने। भारत सरकार ने पाकिस्तान की हिरासत से असैनिक कैदियों, लापता भारतीय रक्षा कर्मियों और मछुआरों और उनकी नौकाओं के साथ शीघ्र रिहा करने और स्वदेशी वापसी का आह्वान किया है। ठीक है, इस संदर्भ में पाकिस्तान को 167 यानी कि पाकिस्तान को 167 भारतीय मछुआरों की रिहाई और प्रत्यावर्तन में तेजी लाने के लिए भी कहा गया है। ठीक है, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है, इसके लिए जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली उनको रिहाई के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त भारत ने पाकिस्तान से मांग रखी है कि वह पाकिस्तान की हिरासत में बंद 35 भारतीय नागरिक कैदियों और मछुआरों को तत्काल काउंसलर पहुंच प्रदान करें। ठीक है, तत्काल काउंसलर पहुंच प्रदान करें, जिससे क्या हो, जिनसे भारतीय होने का संदेह है और जिन्हें अब तक काउंसलर पहुंच प्रदान नहीं की गई है। ठीक है, ये उन्होंने कहा है। उल्लेखनीय बात यह है कि भारत सरकार के प्रयासों से 2014 से अब तक 2661 भारतीय मछुआरे और 71 अन्य भारतीय कैदियों को पाकिस्तान से भारत प्रत्यावर्तित कराया जा सका है। ठीक है, यानी कि वापस भारत आए हैं वो लोग पाकिस्तान से। इनमें से 500 भारतीय मछुआरे हैं। कितने हैं? 500 भारतीय मछुआरे हैं और 13 अन्य असैनिक भारतीय हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, डेटा देख लिया, 500 भारतीय मछुआरे हैं और 13 जो है यानी कि 13 जो है क्या है, इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। जो 13 हैं अन्य असैनिक भारतीयों को 2023 के बाद अब तक प्रत्यावर्तित कराया जा चुका है। ये इनका पूरा आंकड़ा रहा था। ठीक है, अब देखेंगे आंकड़ा कितना है। आपने सरबजीत वगैरह मूवीज देखी होंगी और देखा भी होगा किस तरह से लोग अपने देश से, अपने स्वदेश से अलग हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है यानी कि इंटरनेशनल इवेंट्स है। विभिन्न देशों के पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग 2026 में भारतीय पासपोर्ट का 80वां यानी कि 80 स्थान है और 2025 की तुलना में 5 पायदान का ये सुधार हुआ यानी कि इम्प्रूवमेंट हुआ इसमें। आइए देख लेंगे इसको विस्तार से। विभिन्न देशों के पासपोर्ट की शक्ति का आकलन इस आधार पर ब्रिटेन की एक संस्था यानी कि हेनेले एंड पार्टनर्स द्वारा किया जाता है कि उसके द्वारा विश्व के कितने देशों
और गंतव्यों को यात्रा या वीज़ा के बिना की जा सकती है। यानी कि कितने हैं जो देश हैं जहां आप यात्रा वीज़ा के बिना कर सकते हैं। इस पैमाने पर विभिन्न देशों के पासपोर्ट की रैंकिंग ब्रिटेन स्थित हैंडले एंड पार्टनर्स यानी कि हैंडले एंड पार्टनर्स द्वारा विगत 20 वर्षों से प्रतिवर्ष की जाती रही है। ठीक है, 199 देशों के पासपोर्ट्स की 227 विभिन्न गंतव्यों के लिए हैंडले एंड पार्टनर्स की वर्ष 2026 की रैंकिंग जनवरी 2026 में जारी की गई है। और ताज़ा आंकड़े देखेंगे, ताज़ा जो रैंकिंग में है तो भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में 5 पायदान का सुधार हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। पिछले वर्ष 2025 से जो हैंडले एंड पार्टनर्स रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट की जो रैंकिंग थी 85 थी। कितनी थी? 85 थी। तथा वीज़ा के बिना 57 देशों, ठीक है, वीज़ा के बिना 57 देशों और गंतव्यों की यात्रा इसके द्वारा की जाती थी। ठीक है, यहाँ पे अब 1 मिनट हम स्क्रॉल कर लेंगे अभी इसको। ठीक है, 57 जो देशों की गंतव्यों की यात्रा इसके द्वारा की जाने की क्षमता दर्शाई गई थी। ताज़ा 2026 की रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग 5 पायदान का सुधार हुआ है और 80 इसमें से बताई गई है। कितनी रैंकिंग है? 80 रैंकिंग इसमें बताई गई, किंतु अब 55 गंतव्यों तक ही वीज़ा फ्री यात्रा की क्षमता इसमें बताई गई है। ठीक है, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान सिंगापुर का है। ठीक है, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान किसका है? सिंगापुर का है। अर्थात इसे सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट, ठीक है, सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट इस वर्ष बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वीज़ा के बिना ही, ठीक है, वीज़ा के बिना ही 192 गंतव्यों की यात्रा इसके द्वारा की जा सकती है। पिछले वर्ष भी सिंगापुर को तथा उससे पूर्व सिंगापुर सहित कुल 6 देशों को शीर्ष रैंक प्रदान की गई थी। इसमें सिंगापुर के अतिरिक्त कौन कौन से थे? फ्रांस था, जर्मनी था, इटली, जापान, स्पेन इसमें शामिल थे। इस वर्ष की जो रैंक निकाली गई, इस वर्ष 2026 की रैंक में जापान व दक्षिण कोरिया जहां दूसरे स्थान पर है, वहीं डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और स्पेन तीसरे स्थान पर पाए गए हैं। ठीक है, विश्व के 186 देश या गंतव्यों की यात्रा वीज़ा के बिना ही इनके पासपोर्ट द्वारा की जा सकती है। ठीक है, वर्ष 2026 की रैंकिंग में शीर्ष 10 रैंक वाले देशों के नाम आगे दिया गया है, उसे हम अपने टेबल में आप लोगों को दिखा देते हैं। ठीक है, आइए हम टेबल में पहले चलते हैं, पहले ये बाद में पढ़ेंगे, पहले टेबल देख लें। ठीक है, पहले हम टेबल पर चल देते हैं, फिर इसको हम बाद में स्क्रॉल करके हम पढ़ेंगे, क्योंकि नहीं तो हम अपना टॉपिक भूल जाते हैं। ठीक है, दूसरे टॉपिक पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि रैंक शीर्ष रैंक वाले देश जिनमें वीजा रहित पहुंच, इनकी वीजा रहित पहुंच सुनिश्चित हो सके। ठीक है, आइए देख लेते हैं। फर्स्ट रैंक पे देखेंगे सिंगापुर है। फर्स्ट रैंक पे क्या है? सिंगापुर है। और इनमें कितने देशों में? 192 देश हैं जो वीजा रहित इनसे क्या कर सकते हैं? यात्रा कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखेंगे सेकंड नंबर पे जापान और दक्षिण कोरिया है। इसमें 188 देश हैं जो वीजा रहित पहुंच देश में सुनिश्चित हो सकते हैं। थर्ड रैंक पर है डेनमार्क है। थर्ड रैंक पर क्या है? डेनमार्क है, लग्जमबर्ग है, स्पेन है, स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है। 186 देश हैं इसमें शामिल नहीं, मतलब जिससे वीजा रहित यात्रा कर सकते हैं 186 देश में। और फिफ्थ नंबर पे हंगरी, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, संयुक्त अरब अमीरात, इसमें कितने? 184 है। और फोर्थ नंबर पर, अच्छा ये हम नहीं बताए हैं, फोर्थ रैंक पर है ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, नीदरलैंड और नॉर्वे। 185 देश तक इसमें यात्रा कर सकते हैं। और क्रोशिया में 6 नंबर पर है क्रोशिया, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, माल्टा, न्यूजीलैंड और पोलैंड। 183 देश तक यात्रा कर सकते हैं इस पासपोर्ट से। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, लाटविया, लिechtenstein, यूनाइटेड किंगडम, 182 देश वीजा रहित यात्रा। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर पे कनाडा, आइसलैंड, लिथुआनिया, 181 देश तक वीजा यात्रा। नेक्स्ट देखेंगे मलेशिया, 9th नंबर पे मलेशिया, 180 देश तक वीजा यात्रा। और 10th नंबर पे अमेरिका, 179 तक वीजा रहित यात्रा। ठीक है, और सबसे निचली 10 रैंक वाले देश कौन कौन से हैं? ठीक है, 93 रैंक है श्रीलंका, लीबिया की है, 39 देश है इसमें और वीजा रहित यात्रा कर सकते हैं। 94 रैंक है फिलिस्तीन, उत्तर कोरिया, इरिट्रिया की, 38 है वीजा रहित यात्रा है। और 95th रैंक जो है बांग्लादेश की है। ठीक है, बांग्लादेश की है जिसमें 37 देश वीजा रहित यात्रा है। और 96 रैंक है नेपाल की, 35 देश वीजा यात्रा है। और 97th रैंक है सोमालिया की, 33 है। और 98 रैंक है यमन पाकिस्तान की, 31 है।
और 99 है इराक की, यानी 29 देश हैं वीजा रहित यात्रा। और 100 जो रैंक है सीरिया की है, 26 रैंक है वीजा यात्रा। एंड 101 अफगानिस्तान की है, यानी कि 24 देश तक आप वीजा रहित यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट अब देखें भारत और पड़ोसी देशों की रैंकिंग भी देख लें, ठीक है। जो चीन की है 59 रैंक है चीन की, ठीक है, 59 रैंक है चीन की है। 81 देश वीजा रहित यात्रा। नेक्स्ट देखेंगे 80 जो रैंक है वो भारत की, ये इंपॉर्टेंट है, 80 रैंक है जो हमारी भारत की है और 55 देश तक वीजा रहित यात्रा है। और 85 रैंक है भूटान की। इसके बाद भी कई बार पूछ लेते हैं भारत के बाद किसके देश की है, तो भूटान की है और 50 देश तक वीजा रहित यात्रा है इनकी। और 89 रैंक है म्यांमार की और 44 देश है जिसमें आप वीजा रहित यात्रा कर सकते हैं। एंड 93 रैंक है श्रीलंका की, जिसमें 39 देश हैं जिसमें आप वीजा रहित यात्रा कर सकते हैं। और 95 रैंक है बांग्लादेश की, जिसमें 37 देश हैं जिसमें आप वीजा रहित यात्रा कर सकते हैं। और 96 रैंक है नेपाल की, 35 देशों तक आप वीजा रहित यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी वापस अपने टॉपिक पे आएंगे। पहले कुछ है चीज़ वो सो हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। अफगानिस्तान का आपने देखा है सबसे क्या है, ठीक है। अफगानिस्तान का है पिछले वर्ष 2025 की तथा उससे पूर्व 2024 की रैंकिंग में सबसे निचला स्थान अफगानिस्तान का ही था, ठीक है, अफगानिस्तान का था। इस वर्ष सबसे निचली जो रैंकिंग है 101 रैंक जो अफगानिस्तान की गई है। इस वर्ष रैंकिंग में सबसे निचले रैंक वाले देशों में अफगानिस्तान के ऊपर कौन कौन से हैं? सीरिया है जो 100 नंबर है, इराक है 99 है और यमन और पाकिस्तान का 98 है, ये स्थान है इनका रैंक है। और भारत और उनके पड़ोसी देशों की, यानी कि भारत एंड उनकी नेबरिंग कंट्री की जो बात करें तो राज्यों की जो है चीनी पासपोर्ट जिनकी रैंक 59 है, भारत से बेहतर स्थिति में है भारतीय पासपोर्ट, ठीक है। कौन सी भारत की बेहतर स्थिति में है? कौन है भारत की बेहतर स्थिति में? अभी जस्ट बताए थे चीन है, ठीक है। और भारतीय पासपोर्ट का इस वर्ष की जो रैंकिंग है उसमें जहां 80वां स्थान है, यानी कि 80th रैंक है, यानी कि 80 रैंक है। और उसकी बात करें भूटान, म्यांमार और श्रीलंका के पासपोर्ट की रैंकिंग कितनी है? 85 है, 89 है और 93, यानी कि भूटान की 85 है, म्यांमार की 89 है एंड श्रीलंका की 93 है। जबकि बांग्लादेश और नेपाल और पाकिस्तान की बात करें तो बांग्लादेश की 95 है, नेपाल की 96 है और पाकिस्तान की 98 है। वहीं अफगानिस्तान है सबसे निचला, यानी कि 101 स्थान, यानी कि पर ये बना है। हेनले एंड पार्टनर्स ने 2006 से लेकर 2026 के दौरान आंकड़ों से पता लगाया है कि भारतीय पासपोर्ट की सबसे निचली यानी कि 90 रैंक 2021 में थी, जबकि इसकी सर्वोत्तम रैंक 71st जो रैंक थी वो 2006 में थी, ठीक है। कब थी? 2006 में थी। आइए देख लेते हैं कुछ इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम दूसरे टॉपिक चलेंगे, क्योंकि आधा आधा उधर पढ़ाते हैं तो आधा ऐसा बच्चे समझने में उनको फिर दिक्कत होती है, ठीक है। पूरा एक टॉपिक कंप्लीट कराएंगे और फिर उसके बाद चलेंगे, लेकिन हमने वो स्किप नहीं किया, अभी चलेंगे अपने वापस उसी टॉपिक पर, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक पर, अपने उसी टॉपिक पर नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसी टॉपिक से संबंधित है, नोट है अपना बना लीजिए। भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा के बिना ही यात्रा की अनुमति देने वाले 55 देशों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। जो भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा रहित बिना ही यात्रा की, यानी वीजा के बिना ही यात्रा की, ठीक है, भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा के बिना ही यात्रा की अनुमति देने वाले 55 देशों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सी श्रेणी है? फर्स्ट श्रेणी में देखिए, देश जहां के लिए वीजा की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो देश जहां वीजा के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है, जहां वीजा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और सेकंड नंबर पे देश जहां पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर वीजा के लिए आवेदन करना होता है, यानी कि वीजा ऑन अराइवल, यानी कि आप पहुंच गए हैं एयरपोर्ट पर, उसके बाद आप वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड रैंक पर कौन सा? ऐसे देश जहां की यात्रा के लिए प्रस्थान पूर्व इलेक्ट्रॉनों के लिए आवेदन करना होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रैवल अथॉरिटाइजेशन ETA, ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रैवल अथॉरिटाइजेशन ETA, ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रैवल अथॉराइजेशन ETA। ये एक तो थर्ड रैंक पर ये हो गया, थर्ड मतलब 3 ये चीज़ें हैं। हेनले पासपोर्ट 2026 में जिन 55 देशों का हवाला दिया गया है जहां भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा रहित गंतव्य बताया गया है, इनमें 25 देश जहां ऐसे हैं जहां कंप्लीटली वीज़ा फ्री देश हैं, जहां जाने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं है।
3 देशों के लिए ईटीए आवश्यक है तथा 27 अन्य देशों के पहुंचने पर 3 देशों के लिए क्या है, ईटीए आवश्यक है तथा 27 अन्य देशों में पहुंचने पर वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा है। इनकी पूरी सूची हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। पहला है, फर्स्ट नंबर पे वीज़ा की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे कौन से 25 देश हैं, जिनमें 25 देश में कौन कौन से हैं वीज़ा की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट है। पहला है, अगर आपने पासपोर्ट बना लिया तो आपको वीज़ा बनाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पे अंगोला, बारबोडास, पढ़ते जाएँ, अंगोला, बारबोडास, भूटान, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, कुक आइलैंड्स, डोमिनिका, फिजी, ग्रेनडा, हैती, जमैका, कजाकिस्तान, किरिबाती, मकाओ, मलेशिया, मॉरिशस, माइक्रोनेशिया, ठीक है, माइक्रोनेशिया, मोंटेसेराट, नेपाल, फिलीपींस, रवांडा, सेनेगल, सेंट विजेंट एंड ग्रेनेडिनेस, ठीक है, सेंट विजेंट एंड द ग्रेनेडिनेस, थाईलैंड, त्रिनिदाद एंड टोबैगो एंड वानुआतू, ठीक है, वानुआतू, ठीक है। नेक्स्ट है, सेकंड पर ईटीए की आवश्यकता 3 देश हैं जिससे ईटीए की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। ईटीए मीन्स, ईटीए की जिसे आवश्यकता पड़ेगी उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, यानी कि ईटीए, ठीक है। इसको 3 देश हैं, वो कौन से, केन्या, सेशेल्स एंड सेंट किट्स एंड कौन सा है, सेंट किट्स एंड नेविस, ठीक है। और थर्ड पे है कौन सा, पहुंचने में वीज़ा की सुविधा, यानी कि वीज़ा ऑन अराइवल 27 देश हैं। इसमें है बुरुंडी, ठीक है, बुरुंडी, कंबोडिया, एक बार इसको हम रीड आउट कर लेते हैं, बुरुंडी, कंबोडिया, केप वर्डे आइलैंड्स, जिबूती, इथोपिया, गिनी बिसाऊ, इंडोनेशिया, जॉर्डन, लाओस, मेडागास्कर, मालदीव, मार्शल आइलैंड, मंगोलिया, मोजाम्बिक, म्यांमार, फिलीपींस, पलाऊ आइलैंड्स, कतर, समोआ, सियरा नेवादा नहीं है इसमें सियरा लियोन है, ठीक है, सियरा लियोन, सोमालिया, श्रीलंका, सेंट लूसिया, तंजानिया, तिमोर लेस्ते की बताओ कैप्टन बताओ, तुवालू एंड जिम्बाब्वे। तिमोर लेस्ते क्या है, दिल्ली, जैसे दिल्ली बोलते हैं, इसकी दिल्ली नहीं है, दिल्ली बोलते हैं ना, इसकी दिल्ली बोलते हैं, दिल्ली, ठीक है, तिमोर लेस्ते की दिल्ली, DILI इसकी कैपिटल है तिमोर लेस्ते की, ठीक है। आपको लोग पता होंगे, हमें कैसे पता है, क्योंकि हम जब ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो कुछ चीज़ें तो पढ़ाते पढ़ाते अपने आप ही याद हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, ये हो गया टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। इसको टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और बस कंप्लीट होने वाला है, आप लोग पेशेंस बना के रखें, ठीक है। देखेंगे जापानी पासपोर्ट की रैंक 2025 में 2 थी, जहां 2026 में भी 2 है, ठीक है, जहां 2026 में भी 2 है, जबकि 2018 और 23 के दौरान इस स्थान पर रहा था, जबकि 2024 में अन्य 5 देशों के साथ इस शीर्ष पर था। और चीनी पासपोर्ट की रैंक बताएं, यानी चाइना की 2024 में 62 थी और 2025 में 60 है और 2026 में 59 है, ठीक है। और अमेरिकी पासपोर्ट रैंक की बात करें तो 2024 में 7वीं रैंक पर थे और 2025 में 9वीं रैंक है और 2026 में 10वीं रैंक हो गई है इनकी, ठीक है। कौन सी हो गई है, 10वीं रैंक हो गई है। यहाँ टॉपिक ये वाला कंप्लीट हुआ, पासपोर्ट वाला। अब नेक्स्ट अपना पीछे चलते हैं, जो हम छोड़ के आए हैं पीछे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बीच में अगर हम उसको पढ़ा देते तो आपका ये एक रिदम छूट जाता है, ठीक है। बीच बीच में क्या होता है ना, आप एक टॉपिक में बार बार पढ़ाएंगे तो क्या होता है, रिदम छूट जाता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज हम आगे बढ़ जाते। इसको हम जूम कर लें क्या बच्चे, और जूम कर ले रहे हैं, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जूम और कर ले रहे, नहीं हो पाएगा यार, थोड़ा सा जूम के चक्कर में निकल गया। ओके, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 विभिन्न संगठनों से अमेरिका अलग हुआ है, ठीक है। और 31 संयुक्त राष्ट्र निकाय भी इनमें शामिल हैं, ठीक है। अमेरिका किससे अलग हुआ है, ISA तो इसमें है ही, उसके बाद 66 विभिन्न और संगठन हैं, जो और भी संगठन है जिससे ये अलग हो गया है, और 31 संयुक्त राष्ट्र निकाय भी इनमें शामिल हुए हैं, ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO व पेरिस जलवायु समझौते से हटने के 1 वर्ष पूर्व, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और पेरिस जलवायु समझौते से हटने के लिए 1 वर्ष पूर्व जनवरी 2025 में की गई घोषणा के पश्चात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब अमेरिका को 66 अन्य विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने की घोषणा की है। जनवरी 2026 में की गई इस घोषणा में इनने संयुक्त राष्ट्र से जुड़े 31 निकायों के अतिरिक्त जो 35 यानी कि 35 गैर यूनियन संगठन एजेंसियां शामिल हैं,
ठीक है। भारत फ्रांस के नेतृत्व वाला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, भारत और फ्रांस के नेतृत्व वाला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिन्हें ISA बोलते हैं, भी इन निकायों में शामिल है। ट्रंप प्रशासन ने इन संस्थाओं को अमेरिकी हितों के लिए अनावश्यक और विरोधी करार दिया है, ठीक है, ये इनका सोचने का रवैया है। इन संस्थाओं से बाहर निकलने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 जनवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, सम्मेलनों और संधियों को हटने संबंधी एक ज्ञापन हस्ताक्षर किया। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के लिए जो ये छाछठ UN और गैर UN संगठन की सदस्यता बनाए रखना जरूरी नहीं है। इन्होंने भागीदारी करना या इन्हें किसी प्रकार का समर्थन देना देश के हितों के खिलाफ बताया है। व्हाइट हाउस द्वारा जारी फैक्ट शीट के अनुसार जिन संगठनों से अमेरिका हट रहा है, इनमें 31 संयुक्त राष्ट्र संस्थाएं हैं और 35 हैं जो गैर यूनियन संगठन शामिल हैं। इन पर अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, ठीक है, इन पर अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और संप्रभुता के विपरीत काम, इनकी सॉवरेनिटी के विपरीत काम करने का आरोप लगाया गया है, ठीक है, एलिगेशन लगाया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जिन 31 निकायों से अमेरिका अलग हुआ है, इनमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक, इसमें कौन कौन से हैं पहले देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों के लिए UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, और इंटरनेशनल लॉ कमीशन, पीस बिल्डिंग कमीशन व पीस बिल्डिंग फंड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है, एंड यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज IPCC, एंड UN पॉपुलेशन फंड, ये है UN ओशंस, UN रजिस्टर ऑफ कन्वेंशनल आर्म्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर आदि प्रमुख शामिल हैं जिनसे इन्होंने हटने का कहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जिन 35 गैर यूनियन निकायों को अमेरिका अलग हुआ, उनमें मुख्य रूप से हम देखेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ISA, इसके अतिरिक्त इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IREA एंड इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये है, एंड पार्टनरशिप फॉर एंड अटलांटिक कोऑपरेशन और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसमें शामिल है मुख्य रूप से, ठीक है। 35 ये अन्य हैं। इस तरह से अमेरिका कितने यानी कि 66 जो हैं, जैसा कि पहले हमने बताया आपको कि अमेरिका 66 विभिन्न संगठनों से अमेरिका अलग होने का, और 31 संयुक्त राष्ट्र निकाय भी इनमें शामिल हैं जो इन्होंने कहा है कि हम इससे अलग होंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और इसको आप अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, ये अच्छे से पढ़ लें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है बच्चे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलेंगे अपने टॉपिक पर। जैसे कि हमने आपको बताया है कि एक टॉपिक कंप्लीट करते हुए हम चलेंगे लास्ट पे, और आई थिंक ये हमारा लास्ट ही होगा, ठीक है, बस फटाफट कर ले रहे हैं। ये हम करा चुके हैं, इस पेज को हम स्क्रॉल कर ले रहे हैं। ओके, अब हम आ गए हैं अपने टॉपिक पे। देन स्क्रॉल कर लेंगे, पहले स्क्रॉल, नाउ देन स्टार्ट। नेक्स्ट, विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन फर्स्ट इसी वर्ष लॉन्च किए जाने की संभावना, यानी कि नेक्स्ट विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन होगा जिसका नाम होगा हेवन फर्स्ट, इसी वर्ष लॉन्च किए जाने की संभावना है, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसको विस्तार से। अंतरिक्ष में निचली कक्षा में रहते हुए शोध कार्यों के लिए, ठीक है, शोध यानी रिसर्च कार्यों के लिए, अंतरिक्ष यात्राओं के प्रयास व अनुसंधान का अधिकार करने के लिए, ठीक है, यानी कि शोध और रिसर्च के, ठीक है, अनुसंधान आदि कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS को 5 अंतरिक्ष एजेंसियों यानी कि अमेरिका की नासा है, रूस की रोस्कोमोस है, यूरोप की ईसा है, जापान की जाक्सा है और कनाडा की CSA यानी कि सासा है, ठीक है। इसके सहयोग से 1998 में औसतन 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर निचली कक्षा में स्थापित किया गया, लोअर अर्थ में, ठीक है, स्थापित किया गया तथा नवंबर 2000 से ही विभिन्न देशों में अंतरिक्ष यात्री वहां प्रवास करते रहे हैं, ठीक है। 2000 से ही विभिन्न देशों के अंतरिक्ष यात्री वहां प्रवास करते रहे हैं। वर्ष 2025 के अंत तक लगभग
300 अंतरिक्ष यात्री यहाँ प्रवास कर चुके हैं और यह स्टेशन अब पुराना हो चुका है तथा 2030 तक के अंत तक इसे कक्षा से हटाए जाने की संभावना है। इसके विकल्प के रूप में, इसका जो विकल्प ढूंढा जाएगा, इसके रूप में कुछ देश अपना निजी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं। इस श्रृंखला में चीन ने अपना अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग, ठीक है, तियांगोंग पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया है, ठीक है, पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया है लियो में, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की तुलना में बहुत छोटा है तथा एक साथ 3 अंतरिक्ष यात्री ही यहाँ प्रवास कर सकते हैं, ठीक है। रूस व भारत की, इसको हम नीचे से करेंगे, स्क्रॉल दिखता ही नहीं है, ठीक है। रूस व भारत की भी अपनी अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना में है। रूस और भारत की अपनी अंतरिक्ष स्टेशन एक ही कक्षा में स्थापित करने की योजना बनाई इन्होंने। इस दिशा में एक और पहल अमेरिका की एक निजी कंपनी, जिसे बोलते वास्ट, द्वारा की जा रही है, जो किसी निजी कंपनी द्वारा स्थापित किया जाने वाला पहला अंतरिक्ष स्टेशन होगा, जिसे बोलेंगे हेवन फर्स्ट या हेवन 1 के नाम से। इस निजी अंतरिक्ष स्टेशन को स्पेस एक्स के रॉकेट से इसी वर्ष 2026 में लॉन्च करने की योजना है। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों के लिए रहने की जगह होगी और वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए जगह होगी। वास्ट के साथ साथ एक्सकॉम स्पेस, ठीक है, वास्ट के साथ साथ एक्सोम स्पेस, ऑर्बिटल रीफ, ठीक है, ऑर्बिटल रीफ व स्टार लैब, ठीक है, कौन सा होगा ऑर्बिटल रीफ होगा एंड स्टार लैब होगा, ठीक है। ये भी इस निजी कंपनियां में, ये सारी क्या है, निजी कंपनियां हैं, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, ठीक है। नासा के लो अर्थ ऑर्बिट, जैसे कि हम अभी बता रहे थे, नासा के लो अर्थ ऑर्बिटर डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत निजी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की दिशा में ये कदम है इनका, ठीक है। ऑर्बिटल रीफ और स्टार लैब आदि निजी कंपनियां हैं जो ये सारा काम देख रही हैं। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, और नेक्स्ट हमारा ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का टॉपिक है। गाजा में स्थायी शांति की दिशा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस लॉन्च किया गया है, ठीक है। आइए इसको पढ़ेंगे हम विस्तार से, समझेंगे विस्तार से। गाजा में स्थायी शांति की दिशा में काम करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रस्तावित शांति परिषद यानी कि बोर्ड ऑफ पीस के गठन की घोषणा 22 जनवरी 2026 को दावोस में विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन से इतर किए, उनके उसके बाद करी है, ठीक है, उसके अतिरिक्त करी है, इनके तर्क मतलब उसके अतिरिक्त की है। बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए विचारों में भिन्नता अभी सामने है। भारत सहित 60 देशों को, ठीक है, भारत सहित 60 देशों को इसमें शामिल होने के लिए निमंत्रण राष्ट्रपति ट्रंप ने भेजा था, किंतु दावोस में जनवरी 2026 में विश्व आर्थिक मंच के इतर यानी कि उसके अतिरिक्त आयोजित हस्ताक्षर समारोह में केवल 19 देशों के प्रतिनिधि भी इसमें उपस्थित रहे। भारत के अतिरिक्त देखें तो जर्मनी, इटली, रूस, पराग्वे, तुर्की और यूक्रेन, ये जो अतिरिक्त ये देश हैं, इस निमंत्रण पर अपना रुख अभी स्पष्ट नहीं किया है, ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, कि यह पहल कई संवेदनशील मुद्दों से जुड़ी होने के कारण भारत सरकार इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगी। उसके बाद भारत लंबे समय से फलस्तीन मुद्दे पर 2 राष्ट्र समाधान की पैरवी करता रहा है तथा उसकी नीति शुरू से ही रही है कि इजराइल और फलस्तीन दोनों ही अपनी अपनी मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर शांति और सुरक्षा के साथ रहें, जो कि सबसे सही बात है। ऐसे में ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की भूमिका भारत के लिए बेहद संवेदनशील यानी कि बहुत ही संवेदनशील बताई जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार उनकी अध्यक्षता वाली शांति परिषद गाजा में सामान्य स्थिति की बहाली से इतर अंतर्राष्ट्रीय मामलों को भी देखेगी। इन्होंने इसे अभी तक की सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था बताते हुए बताया है कि यह शांति परिषद संयुक्त राष्ट्र को साथ लेकर कार्य करेगी और साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि संयुक्त राष्ट्र को लेकर जितनी संभावनाएं थी उतने प्रभावी रूप से यह कार्य नहीं कर सका था। ऐसे कथनों के चलते ही कूटनीतिक ट्रंप की बोर्ड ऑफ पीस की इस पहल को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रभाव को कम करने वाला मान रहे हैं। संभवतः देखेंगे इस आशंका के चलते सुरक्षा परिषद के अन्य 4 स्थायी सदस्य यानी कि रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन में से किसी ने भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का निर्णय, ठीक है, जब तक ये न्यूज़ लिखी जा रही थी तब तक तो नहीं था, उसके बाद हो गया है, तो वो बाद में हम बताएंगे आप लोगों को। 1 मिनट इसको
ठीक है। होने का निर्णय, ये जो पंक्तियां लिखी जा रही जब तक तो नहीं था, ठीक है। शांति परिषद में शामिल होने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा मोदी सहित लगभग 60 देशों के नेताओं को ट्रंप ने आमंत्रित किया था, जिसमें से 35 देशों ने ही इसमें शामिल होने की घोषणा की थी तथा इस पर हस्ताक्षर के लिए पाकिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, बुल्गारिया, वियतनाम, अर्जेंटीना, कोसोवो, बहरीन, बेलारूस, मिस्र, हंगरी, कजाकिस्तान, मोरक्को, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब सहित जो 19 देश हैं इस प्रतिनिधि हस्ताक्षर समारोह में ही उपस्थित हुए थे, ठीक है। यहाँ पे हम आपको दिखाएं, दावोस में बोर्ड ऑफ पीस के दस्तावेज दिखाते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। आप यहाँ पे स्क्रीन की पिक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोर्ड ऑफ पीस के गठन के संबंध में सर्वाधिक विवाद का मुद्दा यह है कि इसके गठन के बारे में ट्रंप ने सितंबर 2025 में गाजा के लिए शांति योजना की घोषणा के समय बताया था तथा उस समय यह परिषद केवल गाजा के मामलों को देखने के लिए बताई गई थी, ठीक है। तब कहा था जो गाजा के मामले हैं सिर्फ उन्हीं की हुई ये देखेगी। अब इसे विश्व स्तरीय बनाकर युद्धों व टकराव रोकने के गठित किया गया है, ये बता रहे हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि ट्रंप का यह नया मंच वैश्विक राजनीतिक में एक नया ध्रुवीकरण की शुरुआत भी कर सकता है। इस परिषद के प्रमुख ट्रंप हैं, जबकि कार्यकारी समिति में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा शामिल हैं, ठीक है। यहाँ पे टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक से बाद हमारे लास्ट पेज पे हम अपना एंटर कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा व यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन की भारत यात्रा, यानी कि जैसा कि हम एक बार ये पढ़ा भी चुके हैं आपको, भारत के यानी कि 77वें गणतंत्र दिवस पर यानी कि रिपब्लिक डे पर ये आमंत्रित किए गए थे और ये मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे उपस्थित भी हुए थे, ठीक है। आइए इसको हम विस्तार से देख लेते हैं और बाकी इसको हम जल्दी से चलेंगे क्योंकि ये हम करा चुके हैं, आपको ये टॉपिक हम आपको करा चुके हैं, तो देन हम इसको क्या करेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर यूरोपीय परिषद यानी कि यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे? एंटोनियो लुइस सांतोस डा कोस्टा। एंटोनियो लुइस सांतोस डा कोस्टा यानी कि पुर्तगाल से हैं और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भारत की राजकीय यात्रा की है जो 25 से 27 जनवरी के बीच रही थी, यानी कि 2026 के बीच देश के 77वें गणतंत्र दिवस के समारोह में ये क्या थे, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। और जब मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे तो फिर समझौते भी होंगे और उस पर वार्ता भी होगी, क्योंकि अब ये बात हम इधर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं बोल सकते हैं कि चलो हम अपने पढ़ते हैं, फिर हम जब कभी हम वैसे मीटअप करेंगे आपसे तब उसके बाद हम आपसे ये बात कहेंगे, ठीक है। देखेंगे शामिल हुए थे, इस यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया था इन्हें। इसके अतिरिक्त 27 जनवरी को भारतीय यूरोपीय संघ शिखर बैठक की मेजबान, ठीक है, भारतीय यूरोपीय संघ शिखर बैठक की मेजबान प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ यह अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। और भारत यूरोपीय संघ जो 2004 से रणनीतिक साझेदार यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं भी हैं ये, इसके बीच 5 वर्ष के अंतराल के पश्चात यह शिखर बैठक 27 जनवरी को हुई थी। दोनों पक्षों के बीच पिछली 15वीं जो शिखर बैठक हुई थी जो 15 जुलाई 2020 को वर्चुअल रूप से की गई थी, ठीक है। ठीक है, ये आपको पिक्चर दिखा दे रहे हैं। नहीं चलेंगे 16वीं शिखर बैठक व गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भागीदारी के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष 24 जनवरी को ही नई दिल्ली पहुंच गए थे, जबकि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो डा कोस्टा 25 जनवरी को नई दिल्ली पहुंचे थे। दोनों ही नेताओं ने नई दिल्ली यानी कि हवाई अड्डे पर आगवानी वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने की थी और 25 जनवरी को हवाई अड्डे पर ही गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका क्या किया गया था, वेलकम किया गया था। बाद में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में दोनों नेताओं ने भाग लिया है और गणतंत्र दिवस परेड के अवलोकन के लिए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के साथ ही पारंपरिक अश्वबग्घी में बिठाकर दोनों नेताओं को समारोह स्तर पर ले जाया गया था, जैसा कि आपने रिपब्लिक डे पर देखा होगा, ठीक है। यूरोपीय संघ के दोनों पदाधिकारियों और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सह अध्यक्षता में 27 जनवरी को हैदराबाद हाउस में संपन्न शिखर बैठक में भारत और यूरोपीय संघ ने अपने रिश्तों को क्या बनाना है, मजबूत बनाने के लिए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता जिसे बोलेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA को अंतिम रूप दे दिया है, जिसे दोनों पक्षों में अब 2 अरब लोगों का बाजार बनाने के लिए, ठीक है, 2 अरब लोगों का बाजार बनाने के लिए मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया गया है इसे, ठीक है, मदर ऑफ ऑल डील्स का करार दिया गया। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने पहली बार एक रक्षा एवं एक सुरक्षा साझेदारी जिसे बोलेंगे सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप,
सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही भारत प्रतिभाओं की यूरोप में आवाजाही से जुड़े समझौते, यानी कि जैसे कि जो स्टूडेंट जाते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए, जो प्रतिभा होती हैं तो वहाँ पे जाते हैं नए रिसर्च करने के लिए, उस पर कुल 13 समझौते पर इनकी सहमति बनी। और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के साझा दृष्टिकोण से देखें तो इसके दौरान, ठीक है, इसके दौरान पहले हम इसको आपको दिखाएंगे बाद में, पहले हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, फिर उसके बाद हम आते हैं अपने कुछ आपको दिखाएंगे। एक मिनट पहले देखिए, इस दौरान देखेंगे दोनों पक्षों के बीच एक अन्य समझौता हुआ, जैसे बोले मोबिलिटी को लेकर जो समझौता हुआ है। इसके तहत सबसे पहले भारत में यूरोपीय लीगल गेटवे ऑफ ऑफिस स्थापित किया जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको पूरा दिखाते चले। यूरोपीय लीगल गेटवे ऑफ ऑफिस स्थापित, कौन सा? भारत में यूरोपीय लीगल गेटवे ऑफिस स्थापित किया जाएगा, जो भारत के कामगारों को ले जाने की एक व्यवस्था करेगा। ठीक है, निगमित क्या करेगा? व्यवस्था करेगा। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इस शिखर सम्मेलन को भारत यूरोपीय संघ संबंधों में एक ऐतिहासिक मोड़ करार देते हुए कहा है कि हम केवल अपनी अर्थव्यवस्थाओं को ही मजबूत नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसे समय में अपने नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रहे हैं जब दुनिया पहले से कहीं अधिक असुरक्षित होती जा रही है। इन्होंने ये कहा, ये इंपॉर्टेंट इनका कथन है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहली बार की गई सुरक्षा और रक्षा साझेदारी को यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने एक ऐतिहासिक और विश्वास आधारित मंच बताते हुए कहा है कि यूरोप भारत के रक्षा उद्योग में साझेदारी को और भी मजबूत किया जाएगा और गहराई दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन को दोनों पक्षों के रिश्तों में नए युग की शुरुआत करार देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इतिहास में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं, ठीक है, जब दिशा बदलती है और एक नया अध्याय शुरू होता है। ठीक है, जब दिशा बदलती है, और लाइफ में भी ऐसा होता है। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ, लाइफ में भी ऐसा होता है। कभी कभी ऐसे क्षण आ जाते हैं जब पूरी दिशा बदल जाती है और एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है। इस शिखर बैठक को वैसी ही क्षण बताते हुए उन्होंने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था, बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ठीक है, क्या है? बदलती हुई वैश्विक व्यवस्था और बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता और अंतर्राष्ट्रीय तनावों के बीच भारत और यूरोपीय संघ की एक ऐतिहासिक साझेदारी वैश्विक स्थिरता को मजबूत करती है। वैश्विक स्थिरता को क्या करती है? मजबूती देगी। प्रधानमंत्री ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन की भारत की इस यात्रा को अभूतपूर्व बताया। एंटोनियो कोस्टा की उनकी सादगी और सामाजिक सरोकारों के कारण लिस्बन का गांधी, ठीक है, एंटोनियो कोस्टा, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, एंटोनियो कोस्टा को उनकी सादगी और सामाजिक सरोकारों के कारण उन्हें लिस्बन का गांधी उन्होंने करार दिया, जबकि उर्सुला वॉन डेर लेयन को यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में दुनिया के लिए प्रेरणा बताया है। पहली महिला अध्यक्ष के रूप में दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बताया है। ठीक है, प्रेरणा स्रोत उन्होंने बताया। बच्चे हम तो लास्ट पेज पे ही चल रहे हैं। हम सोच रहे थे कि बहुत लंबी क्लास हो रही, मैं भी सोच रही थी नहीं लास्ट पेज पे है, बस अपना लास्ट पेज खत्म करते हैं, उसके बाद एक नोट्स करा देते हैं और उसके बाद हम बाइंड अप करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, 27 जनवरी को भारत यूरोपीय संघ शिखर बैठक के पश्चात भारत मंडपम में, कहाँ पे? भारत मंडपम में भारत EU बिजनेस फोरम की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत EU सहयोग का उल्लेख किया है और कहा है कि मार्केट इकोनॉमीज होने के नाते हमारे साझा मूल्य तथा हमारे वैश्विक स्थिरता के लिए प्रति हमारी साझा प्राथमिकताएं भी है और ओपन सोसाइटी के रूप में भी हमारे लोगों के बीच स्वाभाविक जुड़ाव भी है। ठीक है, ये उन्होंने कहा। इसके बाद ठीक है, इसी मजबूत आधार पर हम अपनी साझेदारी को नई ऊंचाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में, कितने वर्षों में? 10 वर्षों हमारा जो व्यापार है दोगुना होकर 180 बिलियन यूरो तक पहुंच गया है। ठीक है, भारत में 6000 से अधिक यूरोपीय कंपनियां काम कर रही हैं। ठीक है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है ऐसे के लिए, मेंस आंसर राइटिंग के लिए। और यूरोपीय जो यूनियन से भारत में 120 बिलियन यूरो से अधिक का निवेश हो रहा है। साथ ही भारत की 1500 कंपनियां यूरोपीय यूनियन में मौजूद है, वहाँ भारतीय निवेश लगभग कितना हो रहा है? 40 बिलियन यूरो तक पहुँच चुका है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आज भारत और यूरोपीय जो कंपनीज हैं उनके बीच R&D, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज हर क्षेत्र में गहरा सहयोग दे रही है। उद्यमियों यानी कि एंटरप्रेन्योर जो है जो संबोधित करती उन्होंने कहा है, एंटरप्रेन्योर्स को या फिर बोलेंगे आप उद्योगपतियों को, उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा है कि आप जैसे बिजनेस लीडर्स
इससे कर्ता भी हैं और लाभार्थी भी हैं। उन्होंने कहा कि अब समय है कि इस साझेदारी को होल ऑफ द सोसाइटी पार्टनरशिप बनाया जाए। ठीक है, इसी सोच के साथ हमने आज एक व्यापक स्वतंत्र व्यापार समझौता पूरा किया। इससे भारत के लेबर इंटेंसिव उत्पादों को यूरोपियन यूनियन मार्केट में आसान पहुंच मिलेगी, यानी कि आसान पहुंच सुनिश्चित होगी। इसमें विशेष तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर में, जेम्स एंड ज्वेलरी में, ठीक है, और ऑटो पार्ट्स में, इंजीनियरिंग में, ठीक है, ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग गुड्स शामिल है इसमें। और बात करेंगे तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोसेस्ड फूड है, ठीक है, प्रोसेस्ड फूड है, और मशीन, और देखेंगे एक मतलब मशीन नहीं, मरीन है, ठीक है, मरीन प्रोडक्ट्स, ठीक है, मरीन प्रोडक्ट्स हैं, इसमें ऑप्शन मिलेंगे आपको। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे लाभ होगा सीधा हमारे किसानों को, फार्मर्स को, हमारे जो मछुआरों को मिलेगा इसका सीधा लाभ, हमारे सर्विस सेक्टर को भी मिलेगा। इससे फायदा होगा कि विशेष रूप से आईटी, एजुकेशन, ट्रेडिशनल, मेडिसिन और बिजनेस जैसे जो सर्विस सेक्टर हैं, इसमें क्या होंगे, प्रॉफिट उनको मिलेगा, ये लाभान्वित होंगे। बाद में उसी समय गणतंत्र दिवस समारोह में 2026 के दौरान मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष थी उर्सुला वॉन डेर लेयन का राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया था। इसके सम्मान में भोज की मेजबानी भी की गई थी और उनका स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा था कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उनकी उपस्थिति जो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय संघ की पहली सहभागिता है, विशेष महत्व रखती है ये इनकी सहभागिता। उन्होंने कहा कि अनिश्चितता और संघर्ष के दौर में भारत और यूरोपीय संघ पर वैश्विक स्थिरता बनाए रखने की साझेदारी और जिम्मेदारी है। ठीक है, साथ ही उन्होंने कहा कि आर्थिक सहयोग भारत यूरोपीय संघ संबंधों का प्रमुख स्तंभ है और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में ऐतिहासिक वार्ताओं के सफल समापन पर क्या होगा, प्रसन्नता उन्होंने व्यक्त की है। ठीक है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ उसमें उन्होंने क्या है, प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने कहा है कि इससे हमारे लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो जीवन होगा, ठीक है, जो भारतीय लोगों के जीवन में बदलाव आएंगे। ठीक है, ठीक है, और आज हम अपना लास्ट नोट देख लेते हैं और चलते हैं और अपने लास्ट नोट्स पर, और फिर हम करेंगे वाइंड अप अपनी क्लास को। ओके, अब हम देख लेते हैं कि हाल के वर्षों में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन कौन बने हैं, क्योंकि ये कई बार स्टेटमेंट बना के अगर 2-3 पूछ लिया ईयर वाइज तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, और ये है कि हम अगर इसको देख लें एक बार तो फिर कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। हाल ही के वर्षों में रिसेंटली अगर देखें तो भारत की जो रिपब्लिक डे पर जो उन्हें इनवाइट किया गया अतिथियों को, वो कौन कौन रहे हैं। 2026 में देखेंगे, 2026 में जैसे हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर लेयन। ठीक है, जो आपने, अगर आप गए होंगे दिल्ली तो आपने देखा होगा, नहीं गए होंगे तो भी आपने न्यूज़ में देखा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 2025 में कौन रहे थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रेबोवो शुबियांतो ये रहे थे मुख्य अतिथि। और 2024 में कौन से रहे थे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन से थे, इमैनुअल मैक्रो। 2023 में कौन रहे थे, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है, और 2022 में कौन से रहे थे, कोविड महामारी कारण कोई मुख्य अतिथि इसमें नहीं बनाया गया था। 2021 में कोई नहीं था। और ब्राजील 2020 में कौन से थे, ब्राजील के तत्कालीन राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। और 2019 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामफोसा थे। 2018 में आसियान के 10 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्र प्रमुख थे। और 2017 की बात करें तो अबू धाबी के तत्कालीन क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान थे। और 2016 की बात करें, फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकोइस हॉलैंड थे। और 2015 की बात करें तो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा थे। और 2014 की बात करें तो जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे। और 2013 की बात करें तो भूटान के नरेश जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक थे। ठीक है, और 2012 की बात करें तो थाईलैंड की तत्कालीन प्रधानमंत्री थिंगलुक श्रीवात्रा थी। 2011 की बात करें तो इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति शिलो बबांग युधियोनो। 2010 की बात करें तो दक्षिण कोरिया की तत्कालीन राष्ट्रपति ली म्योंग बक थी। और 2009 की बात करें कजाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव थे। 2008 की बात करें तो फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति थे निकोलस सरकोजी। और 2007 की बात करें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थे। ठीक है, और 2006 की बात करें सऊदी अरब के शाह 2006 की बात करें सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज अल साद थे।
और 2005 की बात करें भूटान के तत्कालीन नरेश जिम्मे शेंगे वांगचुक थे। 2004 की बात करें तो ब्राजील के तत्कालीन राष्ट्रपति लुइज इनाशियो लुला डी सिल्वा थे। 2003 की बात करें तो ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी थे। 2002 की बात करें तो मॉरिशस के तत्कालीन राष्ट्रपति कसाम उतमी थे। और 2001 की बात करें अल्जीरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल अजीज बूटफ्लिका थे। और 2000 की बात करें तो नाइजीरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति थे ओलुसेगुन ओबासांजो। और बात करें 1999 की तो तत्कालीन नेपाल के जो तत्कालीन नरेश थे बीरेंद्र वीर विक्रम शाहदेव। और 1998 की बात करें तो फ्रांस के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे राष्ट्रपति जैक शिराक। और 1997 की बात करें तो त्रिनाड एंड टोबैगो के तत्कालीन प्रधानमंत्री बासदेव पांडे थे। 1996 की बात करें तो ब्राजील के तत्कालीन राष्ट्रपति फर्नांडो हेनरिक कार्डाशो थे। 1995 की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे। 1994 की बात करें सिंगापुर के तत्कालीन प्रधानमंत्री गोइंग चोंग टोंग थे। 1993 की बात करें तो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन मेजर थे। 1992 की बात करें तो पुर्तगाल के तत्कालीन राष्ट्रपति मारियो सोरेस थे। 1991 की बात करें तो मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल गयूम थे। 1919 की बात करें तो मॉरिशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ थे। ठीक है, यहाँ तक आप देखेंगे ये इतना नहीं पूछा जाएगा आपसे, कहाँ से पूछा जाएगा, लेकिन हमारा पढ़ाना वो है कि हम एक बार पढ़ा दें आपको, क्योंकि हम नहीं। एक मिनट बच्चे, हेलो।